Then we'll talk about fluids in motion. हमने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा इससे पहले। हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि अगर एक फ्लूइड स्टेशनरी है तो उसमें प्रेशर कैसे वेरी करता है। अब हम मूविंग फ्लूइड्स के अंदर स्टडी करेंगे कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा होगा। तो वी विल टॉक अबाउट मूविंग फ्लूइड्स और उसके अंदर प्रेशर की वेरिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मूविंग फ्लूइड्स के लिए हम दो इक्वेशंस मेनली यूज करते हैं। एक कहलाती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और दूसरी बर्नौलीज थ्योरम। Equation of continuity is basically based on the law of conservation of mass. अगर किसी ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई ट्यूब है मेरे पास और इस ट्यूब में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो का मतलब है कि बीच में खाली जगह नहीं है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स की फॉर्म में आप फ्लूइड को विजुलाइज नहीं कर रहे हैं। आपका फ्लूइड एक कंटिन्यूस सब्सटेंस की तरह फ्लो कर रहा है। तो अगर ये मेरे पास किसी ट्यूब में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये एक कंटिन्यूस सब्सटेंस की तरह, मैंने पूरा येलो से फिल कर दिया ये दिखाने के लिए कि बीच में कहीं कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो इस फ्लोइंग फ्लूइड में इस ट्यूब में मैं एक सेक्शन यहाँ बनाता हूँ ए डैश, और एक सेक्शन यहाँ बनाता हूँ सेक्शन बी डैश। तो आप समझे ध्यान से, कंटिन्यूसली यहां से मास का इनफ्लो हो रहा है और यहां से मास का आउटफ्लो हो रहा है। हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना ली ए डैश बी डैश और ट्यूब की वॉल्स की। इस बाउंड्री के बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा इनक्लोज है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ये लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कौन कौन से पार्टिकल्स इस वॉल्यूम के अंदर एनक्लोज हैं ये फिक्स नहीं है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड जितना इस वॉल्यूम में एनक्लोज है वो फिक्स है। ध्यान रखना, अमाउंट फिक्स है, कौन कौन है वो नहीं। कंटिन्यूसली यहाँ से नए पार्टिकल्स सेक्शन ए डैश से हमारी वॉल्यूम के अंदर एंटर कर रहे हैं। मैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलता हूँ। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब है मैंने एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री में एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर लिया और इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूसली ए डैश से नया फ्लूइड इस वॉल्यूम में एंटर कर रहा है और बी डैश से पुराना फ्लूइड इस वॉल्यूम में से बाहर निकल रहा है। While there is a flow of liquid, the total amount of liquid in this control volume remains the same. That means जितना मास पर सेकेंड ए डैश से एंटर कर रहा होगा उतना मास पर सेकेंड बी डैश से बाहर भी निकल रहा होगा। तो मास फ्लो रेट at a dash is equal to the mass flow rate at section बी डैश। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सीरीज के अंदर ऐसा बोलते हैं कि यार जितना पहले रजिस्टर में से करंट होगा उतना ही दूसरे रजिस्टर में से करंट होगा, यानी चार्ज फ्लो रेट दोनों जगह पर सेम होगा। अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो चार्ज फ्लो रेट पहले रजिस्टर के थ्रू या दूसरे रजिस्टर के थ्रू या तीसरे रजिस्टर के थ्रू सेम होगा। या फिर कहीं पर ब्रांचिंग हो जा रही है तो जितना चार्ज फ्लो रेट यहाँ से आ रहा है उतना इन दोनों चार्ज फ्लो रेट के सम के बराबर होगा, I1 I2 और I3 के सम के बराबर होगा। सिमिलरली कोई ट्यूब है उसमें ब्रांचिंग अगर हो जा रही है तो यहाँ से ट्यूब ऐसे आ रही थी और यहाँ से ऐसे ब्रांच हो जा रही है और यहाँ से फ्लूइड आ रहा है और ये फ्लूइड आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है। तो टोटल मास फ्लो रेट जितना पेरेंट ट्यूब में से आ रहा था उतना इसकी दोनों ब्रांचेस में से मिला के जा रहा होगा। दैट मीन्स एक सेक्शन यहाँ लूँ ए डैश, एक सेक्शन यहाँ लूँ बी डैश और एक सेक्शन यहाँ लूँ सी डैश। तो यहाँ से फ्लूइड ऐसे आया, कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया।
तो हम कहेंगे मास फ्लो रेट एट ए डैश इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट bb dash plus the mass flow rate at cc dash. अब ये मास फ्लो रेट होगा कितना? तो मास फ्लो रेट कितना होगा उसके लिए आप एक ट्यूब लें, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इसके अंदर फ्लूइड की फ्लो वेलोसिटी मान लें v, और फ्लूइड की डेंसिटी मान लें रो, इस ट्यूब की लेंथ मान लें l। तो अगर इस ट्यूब में v वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस फ्लूइड को ध्यान से देखें जरा, कितनी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है अभी इस ट्यूब के अंदर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द ट्यूब, तो एरिया इनटू लेंथ। और अगर ये फ्लूइड v वेलोसिटी से चल रहा है तो जो लेयर यहां पर थी उसको यहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी, L बाई वी, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो इतनी देर में ये वाले लिक्विड के पार्टिकल्स यहां पहुंच जाएंगे, मतलब ये सारा लिक्विड इस सेक्शन को क्रॉस करके चला जाएगा, जितना इस शेडेड वॉल्यूम में था ये येलो कलर का, तो इतनी वॉल्यूम डेल्टा टाइम में निकल जाएगी। तो वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी v बाय डेल्टा टी, v हो जाएगा a इंटू एल और डेल्टा टी हो जाएगा l बाई वी, सो दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो द वॉल्यूम फ्लो रेट at any cross section where the flow velocity is v and cross sectional area is a will be area into velocity। इसको बोलूंगा वॉल्यूम फ्लो रेट, अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, सो द मास फ्लो रेट एट एनी क्रॉस सेक्शन इज रो ए वी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग मास फ्लो रेट सभी क्रॉस सेक्शंस के ऊपर सेम आने वाला है। कोई डाउट? इसका मतलब अगर मेरे पास कोई ट्यूब है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की, उसमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A1 है और यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A2 है और यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी V2 है, फ्लूइड की डेंसिटी वेरिएबल हो सकती है, ऑल्दो होती नहीं है, रेयरली लेते हैं फ्लो में डेंसिटी वेरिएशन। हम फ्लूइड को नॉर्मली जैसे पानी या कोई और लिक्विड फ्लो कर रहा है तो अच्छा खासा इनकम्प्रेसिबल होता है, तो अपने को उसकी वेरिएशन अकाउंट में लेने की ज़रूरत नहीं होती। बट इन जनरल अगर वेरी कर भी रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लो इस सेक्शन पे फ्लूइड की डेंसिटी रो 1 है और यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी रो 2 है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग रो 1 A1 V1 must be equal to रो 2 A2 into V2। if the fluid is incompressible, जैसा कि ज्यादातर आपको मिलेगा, then density will be same at all places, और उस केस में we will have simply A1 V1 is equal to A2 V2। That is called equation of continuity।
इन एडिशन टू दैट, कोई डाउट यहां तक? नो सर। In addition to that, we have Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem is applicable for a non-viscous flow at steady rate. नॉन विस्कोस फ्लो का मतलब है विस्कोसिटी नहीं है, बिकॉज विस्कोसिटी की वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता, तो हम यहाँ पे एनर्जी की कंजर्वेशन लगाने वाले हैं। तो नॉन विस्कोस फ्लो एट स्टडी रेट, व्हेन आई से स्टडी रेट, तो स्टडी रेट का मतलब है कि टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो रहे। टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो रहे का मतलब कि ये वाला जो सेक्शन मैंने बनाया, इस सेक्शन पे अगर मैं फ्लो की वेलोसिटी v1 दिखा रहा हूँ, तो वो हर टाइम पर v1 ही है। ऐसा नहीं है कि अभी v1 थी, थोड़ी देर के बाद इस सेक्शन पे v2 होगी और फिर थोड़ी देर बाद यहीं पर v3 होगी। हाँ, पोजीशन के साथ अलग अलग है, इस सेक्शन पे वेलोसिटी अलग है और ये वाले सेक्शन पे वेलोसिटी अलग है। वो तो डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सब जगह पर है उतनी। मतलब v1 समय के साथ नहीं बदल रहा, v2 समय के साथ नहीं बदल रहा। हाँ, पोजीशन के साथ वेलोसिटी बदल रही है। जैसे जैसे आप एक ट्यूब में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है तो फ्लो वेलोसिटी भी बदल रही है। तो स्टडी का मतलब है नो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उस केस में वी हैव अ रिलेशनशिप P1 by rho 1g plus V1 square by 2g plus H1 is equal to P2 by rho g। रो हम सेम ले रहे हैं, वैसे रो डिफरेंट हो सकता है, बट यूजुअली आप देखेंगे इसमें रो सेम ही रहेगा। P2 by रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस H2। P1 यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर है और P2 यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर है। V1 फ्लो वेलोसिटी है और H1 क्या है? तो H1 इस जगह की ग्राउंड से हाइट है। तो मान लो ऐसे हम एक ग्राउंड लेवल डिफाइन कर लेते हैं। H1 यहाँ की ग्राउंड से हाइट है और H2 यहाँ की ग्राउंड से हाइट है। तो दिस फेमस रिलेशनशिप इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये कैसे आती है ये भी मैं समझा देता हूँ जल्दी से आपको, और फिर इसको यूज करना सीखते हैं। ध्यान से देखना, ये मैं ट्यूब में एक कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करता हूँ ए डैश सेक्शन से बी डैश तक। इसके अंदर से एक फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है और इस फ्लूइड का एक सर्टेन अमाउंट को मैंने फोकस कर लिया। जब मैंने ए डैश और बी डैश डिफाइन कर लिया, तो मैंने एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द स्पेस फ्रीज कर लिया जिसके अंदर प्रेजेंट फ्लूइड के बारे में मैं बात करूंगा। तो कंटिन्यूसली ए डैश से फ्लूइड एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और यहाँ से v2 वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। ए डैश पे प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज P1, यहाँ पे P2। ग्राउंड से हाइट यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2। अब ध्यान से सोचना जरा आप, यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एक मास का इनफ्लो हो रहा है। जो मास इनफ्लो हो रहा है dt टाइम में, सपोज dm is the mass that flows in to the control volume in time dt। ये जो dm मास है ये कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है? तो हाफ dm v1 स्क्वायर। कितनी पोटेंशियल एनर्जी रखता है ये? तो dm g h1।
नाउ सेम अमाउंट ऑफ मास exits the control volume. अब ध्यान से समझना जरा, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर के हालात वैसे के वैसे ही हैं, मास कंटिन्यूसली इन हो रहा है आउट हो रहा है, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो मतलब सारा कुछ मटेरियल जितना फ्लूइड है उसकी स्टेट नहीं बदल रही है, स्टडी स्टेट है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी that is possessed by our fluid in the control volume that stays the same. अब द आइडिया इज कि यहाँ पे जो मास n हो रहा है वो v1 स्पीड से इतनी काइनेटिक एनर्जी और इतनी पोटेंशियल एनर्जी लेके n हो रहा है, और जो बाहर जा रहा है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट है. सो देर इज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी. तो हमारी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आने वाला सब्सटेंस अलग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है, और जो एग्जिट कर रहा है वो एक डिफरेंट वैल्यू पोजेस करता है. लेट अस ट्राई टू रिलेट देम. अब ध्यान से सुनना जरा, यहाँ पे जो फ्लूइड सेक्शन ए डैश पे एंटर हो रहा है, ध्यान से मैं जूम इन कर रहा हूं इसको, इस सेक्शन ए डैश पे जो फ्लूइड इन हो रहा है डीएम मास, उसको उसके पीछे वाला फ्लूइड पुश कर रहा है P1 into A1 से, where A1 is the cross sectional area at this. और इस क्रॉस सेक्शन पे जो हमारा डीएम मास एग्जिट हो रहा है वो एग्जिट होते हुए अपने से आगे वाले फ्लूइड को आगे पुश कर रहा होगा, और उसके बदले में उसके आगे वाला फ्लूइड उसको पीछे पुश कर रहा होगा. तो अपनी कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो इधर से ऐसे लग रही हूँ, उसके आगे वाला फ्लूइड उसको पीछे पुश कर रहा होगा, और ये फोर्स हो जाएगी P2 into A2, where A2 is the cross sectional area here. ठीक है. सर ये P2 की डायरेक्शन, वो फोर्स की डायरेक्शन नहीं समझ में आई सेकंड मैं वाली. अपनी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो मटेरियल है उस पे लगने वाली फोर्सेस देख रहा हूँ. जो लिक्विड कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर है सेक्शन बी डैश पे, वो बाहर निकलते हुए अपने से आगे वाले लिक्विड को आगे पुश कर रहा होगा, तो उस पे किधर फोर्स लग रही होगी खुद पे. पीछे सर समझ. तो अपनी कंट्रोल वॉल्यूम में हमारे सिस्टम में जो सिस्टम हमने कंसिडर किया उस सिस्टम पे कितना वर्क हो रहा है टोटल, उस सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है P1 A1 into dx1, where dx1 is the displacement of the fluid in time dt at section A dash, minus P2 A2 dx2, और dx2 की डिस्प्लेसमेंट एट दैट प्लेस. ठीक है. और ये हो जाएगा P1 into d of V1, where d of V1 is the volume of the fluid that enters into the control volume, and this will be d of V2, and this is the volume that exits out of the control volume. और dV1 और dV2 बराबर होंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग. तो इसको मैं P1 माइनस P2 इंटू dV लिख सकता हूँ, और इसको मैं P1 माइनस P2 इंटू डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है. तो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर वर्क हो रहा, और ये वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होने वाला. चेंज इन एनर्जी हो जाएगी हाफ dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ dm इंटू V1 स्क्वायर प्लस dmg H2 माइनस dmg H1. कोई डाउट?
बोलो। ये हो जाएगा नो पी सर। वन माइनस पी टू इंटू डी एम अपॉन रो इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू इंटू डी एम प्लस जी एच टू माइनस जी एच वन इंटू डी एम। तो डी एम पूरे में से कैंसिल हो जाएगा और मैं जी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो पी वन माइनस पी टू बाय रो जी इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी plus h2 minus h1, which can be rearranged as p1 by rho g plus v1 square by 2g plus h1 is equal to p2 square by rho g, sorry, p2 by rho g plus v2 square by 2g plus h2, which is what we call as the Bernoulli's theorem. Clear? Yes, sir. एप्लीकेशन समझते हैं इस चीज की। सपोज एक ट्यूब है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की, इतने ज्यादा ब्रॉड नहीं लेते, और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है लेफ्ट से राइट। एक पॉइंट यहां मार्क करता हूं 1, एक पॉइंट यहां मार्क करता हूं 2। कहां पे फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होगी? Two. two, क्यों? टू सर। क्योंकि Cross वॉल्यूम फ्लो section. रेट सेम रहता है, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आने वाली है ना, तो 2 पे फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होगी। नाउ कंपेयर दी प्रेशर, कहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा? वन। 1 पे ज्यादा होगा। one, हाँ सर. क्यों 1 पे क्यों ज्यादा होगा? So the idea is as the liquid flows from 1 to 2, सिंपल लॉजिकली सोचे, बहुत सिंपल लॉजिकली, स्पीड बढ़ रही है इसकी। अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब इस फ्लूइड पे इधर से ज्यादा जोर से पुश मिल रहा होगा जितना आगे से मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। अदरवाइज ज्यादा अच्छा तरीका है P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस H1 मस्ट बी इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस H2। अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब ली है तो H1 और H2 तो बराबर होंगे। अगर H1 H2 बराबर होंगे तो मेरे पास कुल मिला के रिजल्ट बचेगा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। तो जहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी वहां प्रेशर कम रह जाएगा क्योंकि टोटल तो फिक्स आने वाला है।
ठीक है, तो P2 is going to be less than P1, P1 is going to be more, तो V2 is going to be more than V1 velocity, लेकिन P2 is going to be less than P1. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को जब आप याद करेंगे तो इसमें इसको मैं कैसे याद रखता हूं मैं बताता हूं. 3 टर्म्स हैं, एक P बाय रो जी, सुनने में हाइट जैसा लगता है ये P बाय रो जी, क्यों भाई? हाँ P बाय रो जी को मैं बोलता हूं प्रेशर हेड. टेक्निकल टर्म है ये, मैं क्या बोलता हूं मतलब एक कन्वेंशन है. इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्राउंड से हाइट. और बर्नौलीज थ्योरम कहती है टोटल हेड इज कांस्टेंट. अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो टोटल हेड इज कांस्टेंट. तो अगर काइनेटिक हेड इंक्रीज कर गया है तो बदले में प्रेशर हेड डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, ठीक. हाँ सर. इनफैक्ट इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं वेंचुरी मीटर. तो अगर मैं इस ट्यूब में, यहाँ पर देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ. इस ट्यूब में मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लगा देता हूँ. ऐसी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब मैं यहाँ लगा देता हूँ. तो जब इसमें फ्लूइड फ्लो करके जा रहा होगा तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ये फ्लूइड इस ट्यूब में राइज कर जाएगा. जैसे आप देखो यार, कोई पाइप है आपके पास, हॉस पाइप नॉर्मल आपने कभी यूज की हो प्लांट्स को पानी देने के लिए, तो पाइप में कहीं पर अगर पानी फ्लो कर रहा है और उसमें कहीं पर पंक्चर हो जाता है तो वहां से एक वाटर जेट बाहर आ जाता है. ऑफकोर्स क्योंकि पानी के पास प्रेशर है तो उस प्रेशर की वजह से वाटर जेट बाहर आ जाता. तो खैर हम यहाँ जेट तो नहीं बनने देंगे, हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगा लेते हैं. तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर लिक्विड इस ट्यूब में राइज कर जाएगा. मुझे बताओ किस ट्यूब में ज्यादा राइज करेगा, पहले वाली में या बाद वाली में? पहले वाले में क्यों? प्रेशर ज्यादा है सर उधर. पहले वाली में प्रेशर ज्यादा है दूसरे वाली से, तो लिक्विड पहले वाली में ज्यादा हाइट तक राइज कर जाएगा. तो इसमें लिक्विड इस हाइट तक स्टे करेगा, इसमें इस हाइट तक. तो यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी अगर v1 है और यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी अगर v2 है, यहाँ पे प्रेशर अगर p1 है, यहाँ पे प्रेशर अगर p2 है, हाइट मैंने दोनों की सेम ही ली है, एक ही लेवल पे हैं ये दोनों पॉइंट. तो व्हाट वी डू इज, हम ये वाला एरिया मेजर कर लेते हैं A1, हम यहाँ वाला एरिया मेजर कर लेते हैं A2, और हम इन दोनों हाइट का डिफरेंस मेजर कर लेते हैं H. तो बाय मेजरिंग A1, A2 and H, we can measure, in fact we can calculate the amount यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. कैसे? तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू A1 V1 और A2 V2 के बराबर आने वाली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से.
और अगर मैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगा दूं तो आई कैन राइट P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G must be equal to P2 by rho G plus V2 square by 2G. Now can I say that P1 minus P2 is rho GH? बोलो. So P1 minus P2 is rho GH. तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस H हो जाएगा. तो H plus V1 square by 2G is equal to V2 square by 2G. कितनी सुंदर इक्वेशन लग रही है ना. V square minus U square is equal to 2AS. यहाँ से V1 को Q by A1 और V2 को Q by A2 लिख सकता हूँ. So I can write H as H plus is equal to लिख लेते हैं H is equal to V2 square minus V1 square by 2G और इसको Q by A2 square minus Q by A1 square by 2G लिखा जा सकता है. इसमें से Q square कॉमन A1 square minus A2 square अपॉन 2 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर G, यहाँ से Q आ जाएगा. तो इस अरेंजमेंट को वेंचुरीमीटर बोलते हैं और इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वॉल्यूम पर सेकेंड कहीं से फ्लो करके जा रही होगी. कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? चलें आगे. यस सर. Yes. यस. एक दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसी के एप्लीकेशन पे आता है एंड दैट इज टॉरिस-एलिस थ्योरम. टॉरिस-एलिस थ्योरम बेसिकली रिलेट करती है किसी कंटेनर के अंदर हमने फ्लूइड भर दिया और इस कंटेनर की साइड वॉल में कहीं पर एक होल कर दिया हमने. तो ये जो फ्लूइड मैंने इसके अंदर भरा है तो ये इस होल से बाहर आने लग जाएगा. तो कितनी वेलोसिटी से ये फ्लूइड इस होल में से बाहर निकलता है ये हमें टॉरिस-एलिस थ्योरम से मिलता है. और ये भी बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम की ही एक एप्लीकेशन है. तो मैं इसका भी रिजल्ट आपको डिराइव करके दिखाता हूँ. इस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं. जो मैंने आपके साथ स्टडी नोट शेयर किए उसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल मिलेंगे आपको इसमें. तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल ऑफ देम केयरफुली. बहुत पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और बहुत सारे कॉमनली पूछे जाते हैं. तो ये मैंने एक कंटेनर में मैंने एक फ्लूइड भर लिया और इस कंटेनर में मैंने एक होल कर दिया. नाउ इस होल से लिक्विड ऐसे करके बाहर गिरना शुरू कर देगा. तो मान लो ये किसी हाइट पे रखा हुआ है तो ये फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल के गिरना शुरू कर देता है. तो वी वांट टू फाइंड आउट कि कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आता है. वी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स. यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी वी, यहाँ पे लिक्विड नीचे जा रहा होगा, यहाँ फ्लो वेलोसिटी वी डैश. स्मॉल ए
is the area of the orifice, और कैपिटल ए को ले लेते हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जहां पे वेलोसिटी v डैश है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड के प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर पी नॉट होगा, बिकॉज यहाँ पे इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, है ना। और जो लिक्विड यहाँ बाहर आ गया, मुझे यहाँ पे बताओ लिक्विड का प्रेशर कितना होगा अगर ये एच डेप्थ है तो। P0 plus rho. अब यहाँ पे ध्यान से समझना आप, अगर मैं आपसे यहाँ पर प्रेशर पूछूं तो पी नॉट प्लस रो जी एच, लेकिन अगर आप, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है हमारे फ्लूइड का, तो यहाँ पे फ्लूइड अचानक से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे ये जो छोटा सा पोर्शन है, यहाँ पे एक ग्रेजुअल, इनफैक्ट Y2 से ग्रेजुअल यहाँ पे एक सडन चेंज हो रहा है प्रेशर में। इसके अंदर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है, लेकिन जब ये इस ऑरिफाइस से बाहर आ जाता है इस पॉइंट पे, तो वहां पे इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर ओनली, और वहां पे प्रेशर पी नॉट रह जाता है। आप ये समझो कि अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर पूछूं तो आप पी नॉट आंसर देंगे, बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, तो फ्लूइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो वंस द फ्लूइड इज आउट ऑफ द कंटेनर, once the fluid is out of the container, the pressure of the fluid is P naught, because now it is exposed to the atmosphere. तो ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे फ्लूइड अचानक से स्पीड अप कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v डैश से एकदम, क्या लग रहा है, v डैश ज्यादा होगा या v ज्यादा होगा? v ज्यादा होगा ना। ऑब्वियसली v ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी एकदम से स्पीड अप कर रही है, तो इस ऑरिफाइस के अराउंड नियर द ऑरिफाइस प्रेशर डिक्रीजेस अब्रप्टली फ्रॉम प्रेशर वैल्यू पी नॉट प्लस रो जी एच टू पी नॉट, एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस अब्रप्टली फ्रॉम v डैश टू v। ठीक है, तो अगर मैं ऑरिफाइस के लेफ्ट और राइट में दो पॉइंट्स लूं और उसके बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं, तो ऑरिफाइस के लेफ्ट में आप प्रेशर लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच बाय रो जी, प्लस वेलोसिटी लिखेंगे v डैश स्क्वायर बाय 2g। ग्रेविटेशनल हेड लिखने की जरूरत नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट है, और राइट में प्रेशर पी नॉट बाय रो जी और वेलोसिटी v स्क्वायर बाय 2g, and that gives you again h is equal to v square by 2g minus v dash square by 2g, और वॉल्यूम फ्लो रेट q की वैल्यू a इंटू वी डैश या ऑरिफाइस का एरिया इंटू v। यहां से मेरे पास बिल्कुल वैसा रिजल्ट आ जाएगा, q इज इक्वल टू a अंडर रूट 2gh अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी q बाय a, q बाय छोटा a,
और अगर मेरे को सरफेस पे फ्लो वेलोसिटी निकालनी है तो Q बाय बड़ा A। कोई डाउट इन रिजल्ट्स में? बोलो। नो सर। नहीं अब टॉरिशेलीज थ्योरम जब हम बोलते हैं तो टॉरिशेली सजेस्टेड कि अगर ए से बहुत छोटा हो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग ए स्क्वायर मान लो, और उस केस में छोटा भी कितना आएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को √2GH। मान लो √2GH है ना, और v प्राइम की वैल्यू a बाय ए इंटू √2GH। ठीक है, इसको हम जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो ये लेते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। कोई डाउट? बोलो। नो सर। ठीक है जी, सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे, मेरी आगे भी क्लासेस हैं। तो आपके लिए मैंने कोशिश की है कि आपको मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो नाउ यू कैन ट्राई रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो कर पाएंगे। बाकी कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है। ओके